Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Yusuf. Welcome to the series of Programming Fundamental. Today, student, I will be discuss the topic of basic structure of C or C++ program. So, students, आज के डे में हम जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर हम C के अंदर प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं या C++ के अंदर जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को हम कैसे राइट अप करते हैं, तो उसके बारे में आज जो है वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है जी हाउ टू राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम. इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको देख लेते हैं. जो इसमें इंक्लूडेड स्टेप्स होंगे उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, और जिन स्टेप्स को हाईलाइट नहीं किया गया तो उनको हम जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे. तो कंपलसरी पार्ट जो है वो हमारे पास इस स्लाइड पर हमें नजर आ रहे हैं कि लिंक सेक्शन और मेन सेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जो कि अदर जो भी पार्ट हैं वो कंपलसरी नहीं है. अगर आप उसे राइट अप कर दें तो दैट्स वेरी वेल, अगर नहीं करते तो इट्स कंपलसरी नहीं है. तो सबसे पहले जी डॉक्यूमेंट सेक्शन आता है आपके पास, कि इसके अंदर क्या लिखते होते हैं हम. यूजर नेम, टाइम, डिस्क्रिप्शन के जस्ट लाइक राइट अ प्रोग्राम इन विच यूजर टेक्स टू वेरिएबल्स एज इंटीजर शो सम, लाइक इस तरह की कोई भी डिस्क्रिप्शन है वो हम लिख सकते हैं, बट कमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए. तो कमेंट्स हमारे पास दो तरह के यूज होती हैं हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर. सिंगल लाइन कमेंट्स एंड डबल लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद है जी लिंक सेक्शन. तो लिंक सेक्शन का मतलब ये हुआ कि डॉक्यूमेंट सेक्शन के बाद हम हेडर फाइल्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, उसको राइट अप करते हैं कि हैश इंक्लूड studio.h या iostream.h, conio.h, math.h, graphics.h, लाइक इस तरीके से डिफरेंट इंक्लूजन ऑफ फाइल्स का कंसेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद है जी डेफिनेशन सेक्शन स्टार्टअप हो जाता है. जस्ट लाइक हम मैक्रो डेफिनेशन की बात करेंगे तो हैश डिफाइन कोई भी जो है वो कांस्टेंट फिक्स जो है उसको कर लिया जाता है. हैश डिफाइन यू यहाँ पर एक यूज किया गया है 1571, इसको वैल्यू जो है वो असाइन की गई है. तो पूरे प्रोग्राम के अंदर अगर 20 टाइम्स यू का वेरिएबल किसी भी प्रॉब्लम के अंदर असाइन किया गया है तो उसकी वैल्यू जो है वो 1571 यूज होगी. अब उसके बाद है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन. तो ये दो तरह से देखा जाता है. देखें, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के दो मेथड होते हैं, एक लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल. तो लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट आप इस तरीके से माइंड में रख लें कि किसी भी मेन फंक्शन के अंदर प्रोग्राम सी या सी प्लस प्लस के मेन फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा तो उसका स्कोप और जो है वो यूटिलाइजेशन जो है वेरिएबल जो है वो लोकल ही रहेगा, और लोकल के अंदर ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. मेन के अंदर रहकर उसकी कली ब्रेसेस के अंदर रहते हुए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर हम जो है वो मेन के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर कर दें तो वो ग्लोबली किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर उसकी एक्सेसिबिलिटी को इस्तेमाल किया जा सकता है. अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आ रहा है जी आपके पास मेन सेक्शन का. तो मेन सेक्शन का मतलब ये है कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट. तो डिक्लेरेशन पार्ट में आप वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करेंगे, एग्जीक्यूटेबल पार्ट में आप अपनी लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे. तो सब प्रोग्राम सेक्शन भी एक यूज होता है. तो जस्ट लाइक यूजर डिफाइंड फंक्शन की यूजेबिलिटी यहाँ पर इस्तेमाल होती है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सी या सी प्लस प्लस होता क्या है. सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या चीज है. देखें जी, द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस और सी इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर. किसी भी जो है प्रोग्राम को किसी भी फॉर्मेट के अंदर राइट अप किया जाए हम उसे स्ट्रक्चर का नाम देते हैं. और ये कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स के ऊपर. नंबर 1 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सेकंड वन मेन फंक्शन, और लास्ट वन जो है प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट्स का इसको नाम दिया गया है. तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दरअसल होता क्या है जी, ये एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है आपके कंपाइलर को एग्जीक्यूट होने से पहले वो तमाम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है. उसके बारे में बताता है कि आपके प्रोग्राम्स के अंदर इस हेडर फाइल की वजह से कितनी जो है वो डिफाइंड लाइब्रेरी मौजूद है, उसकी तमाम स्टेटमेंट्स को जो है वो आपने हैंडल करना है. तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, दिस इज आल्सो कॉल्ड कंपाइलर डायरेक्टिव. तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को कंपाइलर डायरेक्टिव भी बोला जाता है. इट इज अ पार्ट ऑफ कंपाइलर. द सेमीकोलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. देखें जी, और ये स्टार्ट विद हैश सिंबल से होता है. और ये देखें, अगर हैश इंक्लूड जो है iostream.h ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिख दिया तो एट द एंड सेमीकोलन भी इस्तेमाल नहीं होता.
तो हैश को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोला जाता है, कंपाइलर डायरेक्टिव भी उसको बोला जाता है। इसका पर्पस ये होता है कि आपके प्रोग्राम में जितना भी कमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है उसको रिमूव करवाता है, और सेकंड वन जो है लाइंस को हैंडल कराता है कि आपकी लाइब्रेरी जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शनल हेडर फाइल्स की वजह से जो फंक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसकी तमाम लाइब्रेरी लाइंस ऑफ कोड को जो है इंक्लूड करवाता है, और देन कंपाइलर को बताता है कि ये तमाम जो है लाइंस इसको आपने शामिल करना है। उसके बाद है जी हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर हैश इंक्लूड डायरेक्टिव भी यूज किया जाता है, हैश डिफाइंड डायरेक्टिव भी इस्तेमाल किया जाता है। हैश इंक्लूड डायरेक्टिव की हम बात करेंगे तो इंक्लूड डायरेक्टिव गिव्स अ प्रोग्राम एक्सेस टू द लाइब्रेरी। देखें जी आपके प्रोग्राम का स्टार्ट हैश से होता है, और इंक्लूड डायरेक्टिव का मतलब ये है कि आपकी कोई भी हेडर फाइल है उसकी वजह से हम पर्पस ऑफ जो लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस हैं उसके कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। So the include directives cause the preprocessor to insert definition from a standard header file into a program before compilation. The include directives tells the compiler where to find the meaning of identifier used in the program. देखें जी आपके प्रोग्राम के अंदर जितने भी आइडेंटिफायर, जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस इस्तेमाल किए गए उस तमाम की डेफिनेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो है हैश इंक्लूड डायरेक्टिव के कंसेप्ट को, स्टैंडर्ड हेडर फाइल के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उसमें डिफाइन लाइब्रेरी मौजूद है। It is used to include header files in the program. There are two methods to include header file directive. तो ये देखें कि जो ग्रीन हाईलाइटेड हमारे पास एक लाइन है हैश इंक्लूड हेडर फाइल का, यहाँ पर नाम लिखेंगे, विद इन ब्रैकेट्स के अंदर भी हेडर फाइल को लिखा जा सकता है, और स्ट्रिंग जो कोटेशंस सिंबल्स हैं उसके अंदर भी लिखा जा सकता है हेडर फाइल्स को। तो यहाँ पर लास्ट वन एग्जांपल में देखें हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर, जबकि विदाउट ब्रैकेट्स जो है कोनियो डॉट एच को लिखा गया है, तो टर्बो के अंदर इसका कोई एरर नहीं आएगा। इसको हम जो है वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। उसके बाद है जी हैश डिफाइंड डायरेक्टिव, मैंने कहा मैक्रो डेफिनेशन की बात करेगा। तो दिस प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट मैक्रो। कांस्टेंट मैक्रो क्या होता है जी? इट इज अ नेम दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू बिफोर कंपाइलेशन। ठीक है जी, इट इज यूज टू असाइन अ कांस्टेंट वैल्यू टू एन आइडेंटिफायर, और मैक्रो नेम कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इसी जगह पे हैश डिफाइंड मैक्रो नेम कोई भी एक्सप्रेशन यूज की जा सकती है, तो हैश डिफाइंड पाई 3.14 एट द एंड सेमीकोलन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है जी प्री प्रोसेसर क्या है जी? इट इज अ प्रोग्राम, ठीक है, एक प्रोग्राम है, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपाइलर और दैट मॉडिफाई और हैंडल अ सी प्लस प्रोग्राम बिफोर इट्स कंपाइलेशन। तो इट इज अ प्रोग्राम दैट प्रोसेस द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और इट परफॉर्म सम प्रोसेसिंग बिफोर कंपाइलेशन। प्री प्रोसेसर क्या करता है जी? आपकी हेडर फाइल्स की वजह से जितनी भी फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी जो है वो डिफाइंड है उसकी तमाम लाइंस को इंक्लूड करता है, और हेडर फाइल्स की जगह पे वो तमाम लाइंस जो है वो वहां पर डिस्प्ले करवा देता है, और देन कंपाइलर को बताता है कि ये लाइंस जो है मेन पार्ट के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया जाए। तो हेडर फाइल्स क्या हुआ जी? हेडर फाइल्स दरअसल कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड कोड का नाम है, जो कि विच इज नोन एज फंक्शन, जिसे फंक्शन का नाम दिया जाता है। तो दीज फाइल्स कंटेन द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, जस्ट लाइक क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, गेट सी एच का फंक्शन है जी, जो है स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है, स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन है, लाइक इस तरीके से। तो उसकी हेडर फाइल्स के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो ईच हेडर फाइल कंटेन डेफिनेशन ऑफ वन टाइप ऑफ फंक्शन। जाहिर सी बात है जी, अगर मैथ डॉट एच की हेडर फाइल इस्तेमाल की तो मैथ की सारी लाइब्रेरी की बात करेगा, ना कि वो सी आउट और सी इन की लाइब्रेरी को पिकअप करेगा। तो कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ ऑल मैथमेटिकल फंक्शंस। अब ये देखें जो भी हेडर फाइल होगी, अगर हेडर फाइल के साथ डॉट एच लिख दिया जाए, जस्ट लाइक मैथ डॉट एच, कोनियो डॉट एच, आईओस्ट्रीम डॉट एच, स्टिंग डॉट एच, विंडोज डॉट एच, टाइम डॉट एच, लाइक इस तरीके से। तो इस तरह की तमाम जो है स्टेटमेंट को हेडर फाइल का नाम दिया जाता है। तो एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज डॉट एच। द नेम ऑफ हेडर फाइल इज रिटन इन एंगुलर ब्रैकेट्स। तो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ही हम हेडर फाइल का नाम लिखेंगे। और द इंक्लूड डायरेक्टिव इज यूज्ड टू ऐड हेडर फाइल्स इन द सोर्स प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग ऑफ इट्स फंक्शन इन द प्रोग्राम। देखें जी, अगर आप किसी हेडर फाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप फंक्शंस को भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने हेडर फाइल का इस्तेमाल नहीं किया, फंक्शन कॉल कर लिया, तो देन एरर आएगा। तो ऑल द हेडर फाइल्स आर लोकेटेड इन इंक्लूड सब फोल्डर। तो जितनी भी हेडर फाइल्स हैं कॉमनली जो है वो इंक्लूड के फोल्डर के अंदर मौजूद होती हैं।
तो अगर वहां पर मौजूद ना हो तो देन बिन के फोल्डर में मौजूद होंगी, बट 99% जो है इंक्लूड सब फोल्डर के अंदर लाइब्रेरी जो है फाइल्स की मौजूद होती है। नेक्स्ट है जी मेन फंक्शन की तरफ आते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड इट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ सी प्लस। तो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो मेन पार्ट से, मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन प्रोग्राम का फंक्शन का होना जरूरी है। अगर एक से दो या तीन ज्यादा आ जाएं तो इससे प्रोग्राम आपका कंफ्यूज हो जाता है। तो every C++ program has a main function, and if it is not included in program then the compiler generates an error. जाहिर सी बात है, अगर मेन प्रोग्राम का इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा तो फिर वो एरर आएगा। द रिमेनिंग लाइंस इन द प्रोग्राम आर इनक्लोज्ड इन द पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस एंड आर कॉल्ड बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब वो जो मेन के पैरेंथेसिस के बाद मेन का बिगनिंग ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं कर्ली ब्रेस को, तो उसे बॉडी ऑफ मेन फंक्शन का नाम दिया गया है। तो उसके अंदर लॉजिक को डिफाइन किया जाता है। तो ऑल द प्रोग्राम statements are written in the body of main function. The user defined functions are created outside. अब ये देखें, यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा वो मेन फंक्शन के बाहर लिखा जाएगा, और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द मेन फंक्शन से ही स्टार्टअप होती है। तो मेन फंक्शन के सिंटैक्स की तरफ आते हैं जी। ये देखें, वाइड मेन, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेस, ओपन क्लोज, और उसके दरमियान में स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टेटमेंट्स की बात की गई। वाइड एम्प्टी डाटा टाइप है, मेन जो है उसके साथ पैरेंथेसिस हाईलाइट किया गया क्योंकि विदाउट पैरामीटर का यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया गया। हम इसके अंदर पैरामीटर को भी पॉज कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को, समरी को इस तरह से मेंशन किया गया। द डेफिनेशन ऑफ मेन स्टार्ट्स विद द वाइड रिप्रेजेंट द डाटा टाइप रिटर्न बाय मेन which means function returns nothing. Void का मतलब है empty data type, तो इट मींस वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। हाँ, रिटर्न करवाया जा सकता है अगर हम प्रिमिटिव टाइप्स में से int का इस्तेमाल करें तो देन रिटर्न जीरो, करैक्टर का, फ्लोट का इस्तेमाल करें तो रिटर्न हो सकता है। द सेकंड वाइड इनक्लोज इन पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस को हाईलाइट किया गया कि रिप्रेजेंट दैट द मेन फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट्स। फिलहाल इस क्योंकि एम्प्टी है तो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो टू और मोर आर्गुमेंट्स का कंसेप्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, पास किया जा सकता है। तो डेलीमीटर्स जो है मेन फंक्शन बॉडी ऑफ सी स्टेटमेंट, इसको बोला गया है। द ब्रेसेस इन द मेन फंक्शन रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ब्रेस। तो ये देखें, स्टार्ट ऑफ द कोड रिप्रेजेंट कर्ली ब्रेस ओपन, और रिप्रेजेंट एंड ऑफ फंक्शन कोड तो कर्ली ब्रेस को क्लोज, इस तरीके से किया जाता है। देखें, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस का स्टार्ट ऑफ ब्रेस, एंड ऑफ ब्रेस, दोनों के कॉम्बिनेशन को डेलीमीटर्स बोला जाता है। तो पेयर ऑफ ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाएगा आपके प्रोग्राम के अंदर। द लाइंस बिटवीन कर्ली ब्रेसेस आर स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोग्राम। लास्ट वन है जी स्टेटमेंट टर्मिनेटर। क्या होता है जी? each statement of C++ program ends with a semicolon और called statement terminator। देखें जी, हर लाइन का एंड सेमीकोलन से किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, C++ के अंदर, तो उसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोला जाता है। तो इफ स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन इज मिसिंग इन एनी स्टेटमेंट, तो देन वो आपको एरर देगा कंपाइलर, स्टेटमेंट मिसिंग का। तो ये डायग्राम है जी। हमारे पास हैश सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करूँ तो इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, कंपाइलर डायरेक्टिव या हैश बोला जाता है। इंक्लूड iostream.h, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। और conio.h जो है वो क्लियर स्क्रीन और getch के पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो वाइड एम्प्टी डाटा टाइप है। हर प्रोग्राम के अंदर मेन नाम का फंक्शन का होना जरूरी है। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड मैसेज को डिस्प्ले कराया, और स्टेटमेंट टर्मिनेटेड सेमीकोलन का कंसेप्ट हमने यूज किया है। देखें जी, वाइड मेन पैरेंथेसिस के बाद जो है सेमीकोलन नहीं है, और जबकि क्लियर स्क्रीन पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन है। अगर जिस जगह पे सेमीकोलन इस्तेमाल किया गया होगा तो इसका मतलब है कि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगर सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि हम जो है वो मेन की जो बॉडी है उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये इसका कंसेप्ट होगा। अब getch का जो पर्पज है जी वो क्या होता है? getch गेट करैक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हिडन इनपुट्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और एग्जीक्यूशन कंसोल विंडो को ये पॉज रखता है जी। ठीक है जी, getch का ये पर्पज है। और जो है वो कंसोल विंडो का कंसेप्ट जो है वो दरअसल हम उसको देखेंगे एस्केप सीक्वेंसेस के अंदर। तो फिलहाल के लिए जो है वो वाइड के कंसेप्ट को देख लें कि वाइड रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट है बट मेन के अंदर, बट नो रिटर्न डाटा टाइप का कंसेप्ट यहाँ पर जो है वो अभी हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये देखें जी, अगर हम जो है वो बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये प्रोग्राम हैश इंक्लूड studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल, उसके अंदर मेन फंक्शन प्रिंट एफ मैंने करवाया हुआ है। तो अगर F9 करूं तो ये कंपाइल हो जाएगा, और कंपाइल होने के बाद मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। और
और इसको मैं रन करूंगा तो ये जो है वो कंसोल विंडो के ऊपर मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। तो अगर हम इसको टर्बो पे करके देखें तो टर्बो में मैं स्टार्टअप से देखें जी, फाइल से जाएं न्यू में, और न्यू से यहाँ पे जो है आप एक फाइल नई बना लें, F5 प्रेस करें तो विंडो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। हैश इंक्लूड मैं इसको लिख रहा हूँ और iostream.h इनपुट आउटपुट के लिए, और हैश इंक्लूड जो है वो conio.h का इस्तेमाल करूँगा ये क्लियर स्क्रीन के लिए, और वाइड मेन का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे मेन का बॉडी ओपन करूँगा। जस्ट मैं सी आउट करवाना चाहता हूँ कि सब कराई दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो ये एक मैंने मैसेज जो है वो यहाँ पर मेंशन किया है, और एस्केप सीक्वेंसेस बैकस्लैश यानी इस्तेमाल किया, और ये गेट सी एच का इस्तेमाल किया है, और ये क्लोज कर दिया मैंने इस प्रोग्राम को। और यहाँ पर CLR क्लियर स्क्रीन का फंक्शन भी इस्तेमाल कर लेती हैं जी, ताकि जो है वो साथ साथ क्लियर करे। तो यहाँ पर देखें, इसको सेव करने के लिए F2 प्रेस करें आप, तो .cpp इसका नेचर ऑफ फॉर्मेट फाइल है, आप कोई भी नाम रख सकती हैं। मैं lab2 इसका नाम रखने लगा हूँ, और ये टर्बो सी बिन के अंदर ये फाइल सेव होने जा रही है, ये पाथ है। तो Alt+F9 से इसको कंपाइल किया जाता है। तो देखें एरर और वार्निंग्स कुछ नहीं है, टोटल लाइंस कंपाइल्ड 1030 है। तो अगर हम इसे रन करना चाहें तो कंट्रोल F9 से शॉर्ट की है जी, आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो ये देखें ये आउटपुट आ रहा है। अब क्या है जी, मैं गेट सी एच को जो है वो स्किप कर देता हूँ, कमेंट्स लगा देता हूँ। अब देखता हूँ कि क्या मेरा आउटपुट आता है कि नहीं। सबसे पहले मैं इसे कंपाइल करता हूँ जी, कोई एरर नहीं है। और जो है जी, हम इसको जो है वो कंट्रोल F9 करते हैं, तो ये देखें आउटपुट जो है वो विंडो जो है वो नहीं आ रही। तो मैं F5 प्रेस करूँगा, सॉरी जो है वो दोबारा से कंट्रोल Alt F5 प्रेस करें की, तो ये आपको विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। तो गेट सी एच दरअसल पॉज रखता था। देखें अगर क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को मैं यहाँ पे स्किप करूँ तो मुझे जो है वो कोई एरर भी नहीं आएगा। और जो है कंट्रोल F9 करूँ तो भी जो है ये देखें, तो इसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं Alt F9। तो ये देखें 2 टाइम हमें डिस्प्ले हो रहा है, हालांकि हमें 1 टाइम डिस्प्ले होना चाहिए। तो क्लियर स्क्रीन साथ साथ जो है वो क्लियर कर देता है, तो इसका ये पर्पज़ है, तो इसको इसलिए हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो आज के लिए ये देखें, हमने देखा कि हैश इंक्लूड iostream फाइल को अगर इस्तेमाल करेंगे तो सी आउट सी इन करवा सकती हैं। अगर कोनियो का इस्तेमाल करेंगे तो क्लियर स्क्रीन के पर्पज़ को यूज़ कर सकते हैं। और वाइड मेन को हमने देखा कि हर प्रोग्राम के अंदर मेन का होना ज़रूरी है। तो ये देखें, अगर मैं वाइड को ख़त्म कर दूं तो भी मेरा प्रोग्राम चलेगा। तो इट्स मीन इसका पर्पज़ हमें मतलब समझेगा कि हर प्रोग्राम के अंदर मेन का होना जो है वो ज़रूरी होता है। तो हम इसको देख लेते हैं।